आज हम लोग देखेंगे अगली कविता उषा, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो कवि के बारे में अगर जानें तो इनकी जो एक ख़ास विशेषता है, इनको तो जो पुस्तक में लिखा उसको देखेंगे ही, लेकिन इनकी जो ख़ास विशेषता है वो दो बातें हैं। नंबर एक कि ये हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों के भी काफ़ी अच्छे जानकार थे, उर्दू के काफ़ी अच्छे जानकार थे, इसलिए इनकी कविताओं में उर्दू के शब्दों का भी खूब प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ देखेंगे लिखा है कि वे एक संध स्थल पर खड़े हैं और हिंदी और उर्दू का दो आब माने जाते हैं। दो आब यानी जहाँ पे दो चीज़ें आके मिलती हैं, जैसे नदियों का दो आब कहा जाता है, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उनके बीच की जगह को दो आब कहते हैं। तो ऐसे हिंदी और उर्दू दोनों के प्रयोग में माहिर थे, इसलिए इनको हिंदी और उर्दू का दो आब कहा गया है। दूसरी बात, साहित्य, चित्रकला, संगीत यानी अन्य जो विविध कलाएं हैं सबको ये जोड़ के चलते हैं, सबको मिला के चलते हैं। तीसरी बात कि बिंबधर्मी कवि हैं, यानी बिंबों का प्रयोग खूब हुआ है। जो हम लोग ये कविता पढ़ेंगे इसमें भी देखेंगे कि बिंब का बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। पूरी कविता में बिंब का प्रयोग हुआ है उषा कविता में। तो बिंबधर्मी रचनाकार हैं। तो ये कुछ शमशेर के विषय में था, शमशेर बहादुर सिंह। अगर हम इस कविता की बात करें उषा, तो यहाँ देखेंगे कि उषा कविता, जैसे उषा समय होता है उषा काल, सूर्योदय से ठीक पहले का समय उषा काल होता है। जब सूरज निकला नहीं होता है लेकिन अंधेरा भी लगभग ख़त्म होने को होता है, सूरज निकलने वाला होता है, इसलिए सूरज की उजास फैल जाती है। उजास से मतलब उजाले से पहले की स्थिति फैल जाती है वातावरण में पूर्व दिशा से, इसलिए अंधेरा भी पूरी तरह से काला नहीं होता है और उजाला भी पूरी तरह से फैला नहीं है। तो दोनों का यह संधि स्थल है, दोनों के बीच की स्थिति है, उसे कहते हैं उषा काल। यहाँ भी कवि के सामने उषा काल है, सुबह का समय उषा काल, और कवि उसे देख रहा है और प्रकृति में हो रहे परिवर्तन का अवलोकन कर रहा है। लेकिन सिर्फ अवलोकन ही नहीं कर रहा है बल्कि उसे ग्रामीण परिवेश से जोड़ भी रहा है। हमें ध्यान होगा, हम लोग 7वीं क्लास में एक कविता पढ़े थे, शाम एक किसान, जहाँ पे सूर्यास्त को कवि ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना वहाँ थे, उन्होंने सूर्यास्त के समय को किसान और उसके विभिन्न गतिविधियों से, विभिन्न क्रियाकलापों से जोड़ा था। वहाँ कवि के सामने सूर्यास्त का समय था जिसे किसान के रूप में चित्रित किया। उसी तरीके से यहाँ पर कवि के सामने सूर्योदय उषा काल है जिसे वो ग्रामीण परिवेश के रूप में चित्रित कर रहा है। यानी जब उषा काल का समय उषा काल होता है तो जिस प्रकार का परिवर्तन प्रकृति में नज़र आता है, और जब उषा काल होता है तो जिस प्रकार के क्रियाकलाप या गतिविधियाँ ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण परिवेश में संपन्न होती है, उन दोनों में तालमेल दिखाया है। तो रूपक के माध्यम से बिंबों का प्रयोग करते हुए कवि ने यहाँ उषा काल को ग्रामीण परिवेश के विभिन्न क्रियाकलापों के रूप में चित्रित किया है। इस तरीके से हम लोग कविता को देखेंगे, पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है कि कवि के सामने वास्तव में वो ग्रामीण परिवेश का चित्रण नहीं कर रहा है। कवि वास्तव में उषा काल में के समय प्रकृति में हो रहे परिवर्तन का चित्रण कर रहा है, लेकिन वह चित्रण वो ग्रामीण परिवेश की क्रियाकलापों के रूप में करता है। वो पूर्व दिशा की बात या प्रकृति वर्णन नहीं कर रहा है, प्रकृति वर्णन की जगह पे प्रकृति के परिवर्तन को देख करके ग्रामीण परिवेश का चित्रण कर रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे कैसे वो कभी आसमान को नीला शंख बताता है, कभी सुबह के आसमान को राख से लीपा चौका बताता है, कभी वो लाल केसर से धुली हुई काली सील बताता है,
कभी उसी वातावरण के परिवर्तन को स्लेट पर लाल खड़िया या चाक मलने की बात करता है। तो इस तरीके से परिवर्तन प्रकृति में हो रहा है, लेकिन उसे ग्रामीण क्रियाकलाप से जोड़ करके प्रस्तुत करा। तो अच्छी कविता है, सुंदर कविता है, इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे।